Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 49। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और राघव ऑफिस से आ चुके थे। जब उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है, उन दोनों ने मारिया आंटी से पूछा कि घर के सारे लोग कहाँ गए। मारिया आंटी ने उन्हें सारे लोगों का छत पर होने का कह दिया। राघव और अर्जुन भी छत पर चले गए, ये सोचकर कि ये लोग छत पर क्या कर रहे हैं। जब अर्जुन और राघव छत पर पहुंचे तो वहां पर तो पार्टी चल रही थी। सारे लड़कियां म्यूजिक सिस्टम पर गाने लगाकर डांस कर रही थी। राघव की नज़र बस सिया पर ही रुक गई। उसे पता नहीं था कि सिया डांस भी कर लेती है। और अर्जुन की नज़र आरोही पर। दोनों ही अपने हाथ की घड़ी बांधे हुए वहां पर खड़े अपने अपने प्यार को खुशी से नाचते हुए देख रहे थे। जब रिया की नज़र राघव पर पड़ी, वो रुक गई। उसे एक जगह पर रुका हुआ देखकर भव्या ने उस तरफ देखा जिस तरफ वो देख रही थी। वो भी राघव और अर्जुन को वहां पर देखकर रुक गई। आन्या भी खड़ी हो गई अपनी जगह पर। अब बस सिया और आरोही नाच रहे थे। राघव अपनी आवाज ठीक करते हुए कहने लगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? उसकी आवाज सुनकर सिया और आरोही रुक गए। रिया ने जल्दी से म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। राघव सिया के पास आया और कहने लगा, ये क्या सर्कस चल रहा है यहाँ पर? सिया ने कहा, सर्कस नहीं, पार्टी चल रही है। राघव ने कहा, अच्छा, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ सर्कस दिख रही है। सिया ने पूछा, क्या मतलब है आपका? राघव ने कहा, यही कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर कम सर्कस ज्यादा लग रहा है। ये सब क्या शोर शराबा मचा रखा है? पूरा चिड़ियाघर बना के रखा है तुमने। सिया का मुंह खुल गया ये सब सुनकर। वो कहने लगी, आपने अभी क्या कहा कि हमने इस घर को सर्कस बनाया है? वो विजय जी की तरफ देखकर राघव की शिकायत करते हुए कहने लगी, दादाजी देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं? विजय जी थोड़ा गुस्सा होकर कहने लगे, ये क्या है राघव, और ये सब किस एंगल से सर्कस लग रहा है तुम्हें? बच्चों ने तो बस थोड़ी सी पार्टी कर रहे थे, इसमें सर्कस वाली कौन सी बात है? एक और बात सुन लो, सिया के आने के बाद ही ये घर लगने लगा है, वरना किसी भूतिया हवेली जैसा लगता था। सिया ने कहा, सुन लिया आपने दादाजी ने क्या कहा? राघव कहने लगा, दादाजी आप ना हमेशा इसी को सपोर्ट करते रहते हो, ये सिर पर चढ़कर बैठ गई है। वो सिया को देखकर कहने लगा, तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, दादाजी तो कुछ भी कहते हैं। सिया बोली, क्या कुछ भी कहते हैं? वो सही कह रहे हैं, सर्कस अब नहीं पहले था, और इस सर्कस के रिंग मास्टर आप, जो सारे लोगों को डिसिप्लिन की पट्टी पढ़ा कर रखी थी। राघव ने कहा, क्या कहा तुमने? रिंग मास्टर? ये कैसे कैसे नाम देती रहती हो हमें? सिया ने कहा, अब काम ऐसा करोगे तो नाम भी ऐसे ही मिलेगा ना। राघव और सिया वहां खड़े खड़े ही बहस करना शुरू कर दिया था। भव्या आरोही और आन्या के पास आकर बोलने लगी, दी कुछ करिए, इन लोगों ने तो बहस करना शुरू कर दिया है। आन्या बोली, हाँ आरोही, कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो ये दोनों यहाँ पर चाकू चीरी से लड़ना शुरू कर दे। आरोही ने कुछ सोचा और दोनों की बातों पर ध्यान देने लगी। राघव इरिटेट होकर कहने लगा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो हमसे बहस करने लगती हो और हमारे अजीबोगरीब नाम रखती हो। जब तक हमें कोई नाम ना दे दे तुम्हारा दिन खत्म नहीं होता है क्या? सिया ने कहा, अच्छा, तो ये बात हम भी बोल सकते हैं। जब तक आप हमसे बहस नहीं कर लेते, ना आपका दिन शुरू होता है और ना ही आपका दिन खत्म होता है। राघव कहने लगा, तुम। आरोही बीच में ही आकर उन दोनों से कहने लगी, अरे वाह राघव, क्या बात है, तुम सिया से इतना प्यार करते हो कि उससे झगड़ा करे बिना तुम्हारा दिन शुरू भी नहीं होता है और ना ही खत्म होता है। वाह क्या प्यार है। वो सिया को देखकर कहने लगी, और सिया क्या बात है,
तुम राघव को हर रोज नया नाम देती हो, इतना सोचती हो उसके बारे में? वाह वाह, दोनों का प्यार को मानना पड़ेगा। आन्या को आरोही की शरारत समझ में आ गई। वो भी बोली, अरे हाँ आरोही, हमने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। सच में दोनों का बहुत क्यूट लव है। राघव और सिया ने एक दूसरे को देखा और फिर आरोही की तरफ देखकर एक साथ बोलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव ने आगे कहा, हम अभी ऑफिस से आए हैं, हमें फ्रेश होना है, हम जा रहे हैं। और सिया भी कहने लगी, और हमें भी किचन में कुछ काम है, हम भी जा रहे हैं। दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र ने कहा, आरोही दी, आपने तो सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। अब देखना यह है कि सिया भाभी कल राघव भैया को ऑफिस जाने से कैसे रोकेगी। आप भी आना, बहुत मजा आएगा। आरोही रुद्र से बोली, रुद्र, हम कल सुबह ही उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। रुद्र ने पूछा, लेकिन आपकी सगाई में अभी 5 दिन बाकी है ना? आरोही बोली, अनीश की फैमिली चाहती है कि हम और अनीश सगाई से पहले एक पूजा कर ले, तो हमें उसी के लिए जल्दी जाना होगा। वो विजय जी की तरफ पलटी, उनके पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, हम चलते हैं दादाजी, अपना ख्याल रखना। विजय जी धीरे से बोले, आरोही, तुमने सच में ये सोच लिया कि तुम अनीश से शादी करोगी? आरोही ने बेमन से अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दे दिया। विजय जी को आरोही के आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था और साथ ही साथ अर्जुन पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने आरोही को आशीर्वाद दिया। उसके बाद आरोही सबसे मिली और आन्या को सगाई और शादी के इवेंट ऑर्गेनाइजर के बारे में बताकर उसे वहां पर आने के लिए खास निमंत्रण भी दे दिया। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गई। आरोही ने अर्जुन को एक नजर भी नहीं देखा और ना ही उससे मिली। आरोही के जाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। सिया भी किचन के सारे काम निपटाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वो कमरे में आते हुए वही गाना बड़बड़ा रही थी, आजा नचले नचले मेरे यार तो नचले। राघव सिया को गाना गुनगुनाते हुए सुनकर कहने लगा, अब तक जो छत तुमने सर्कस किया है वो कम है क्या, जो कमरे में भी गाना गुनगुना रही हो? सिया ने कहा, आप ना सच में बहुत बोरिंग किस्म के इंसान हो। राघव ने कहा, बोरिंग? तुमने हमें बोरिंग कहा? सिया ने कहा, हाँ। राघव उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिया उसको बिना मौका दिए आगे बोलने लगी, बोरिंग, बहुत बोरिंग और अनरोमांटिक भी। हमने ऐसा क्या कर दिया? वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलने लगी, आज रिया और भव्या का लास्ट पेपर था, तो बस हमने उनके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था, ताकि जो इतने दिनों से वो लोग मेहनत कर रहे थे वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन आपने तो उसे सर्कस का नाम दिया। राघव ने कहा, सेलिब्रेशन करना है तो बिना आवाज के भी सेलिब्रेशन हो सकती है ना? सिया ने कहा, हो सकती है, लेकिन हम चाहते थे कि घर में ही वो लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, बस इसीलिए। और वैसे भी म्यूजिक से क्या प्रॉब्लम है आपको? राघव ने कहा, जब कोई चीज शांति से हो जाए तो म्यूजिक की क्या जरूरत है? सिया बोली, क्योंकि गाना एक अलग तरह का सुकून देता है मन को। क्या आप कभी गाना नहीं सुनते हैं क्या? हमने तो अर्जुन भैया को बहुत बार गाने सुनते हुए देखा है। राघव ने कहा, नहीं, इन गानों में ऐसा क्या है? सिया बोली, कभी कभी चंद लफ्ज़ें भी पूरी जिंदगी को बयां करती है। राघव ने सिया को देखा जो ये कहते हुए कुछ सोच रही थी, तो उसने कहा, तो ठीक है, तुम ही कोई अच्छा सा गाना सुना दो हमें, हम भी सुने कि तुम्हें क्या बयान करना है। सिया ने राघव को अपनी आंखें छोटी करके देखा और कहने लगी, अब ज्यादा मत बनिए, हमें पता है कि आपको गाना सुनना पसंद है। राघव को समझ में नहीं आ रहा कि सिया क्या कह रही है। वो कुछ कहने ही वाला था कि सिया ने वार्डरोब खोलकर एक फोटो राघव के आगे रख दिया। वो फोटो राघव का ही था। उस फोटो में राघव गिटार पकड़कर माइक के आगे बैठा था और कुछ गाना गा रहा था। राघव हैरान होकर सिया से पूछने लगा,
ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? सिया ने कहा, वो क्या है ना, कल जब हम आपके कपड़े प्रेस करके वहां पर रख रहे थे तो हमें एक एल्बम दिखी और उसमें ये फोटो भी था। अब बताइए इसका क्या जवाब है आपके पास? आप अभी भी ये कहेंगे कि आपको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता? राघव ने कहा, अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि हमें गाना गाना अच्छा लगता है। यह सुनकर सिया को एक आइडिया आया। वो ड्रामा करते हुए बोली, तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आप झूठे हो। राघव ने कहा, अरे हम बस। सिया राघव की बात को बीच में रोकते हुए कहने लगी, नहीं, हमें आपकी सफाई नहीं सुननी। आप झूठे हो, आपने हमसे झूठ कहा, झूठ कहा, झूठ कहा। सिया तो बस अपने ही धुन में ये कह ही जा रही थी कि राघव ने उसे झूठ कहा, वो झूठा है। राघव को ये सब सुनकर इरिटेशन होने लगी। वो हार मानकर सिया से पूछने लगा, अच्छा अब बताओ हमें क्या करना होगा जो तुम्हारा ये रोना धोना बंद हो जाए और ये ताना मारना बंद हो जाए? सिया कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलने लगी, आपको कल पूरा दिन हमारे साथ चलना होगा। आपको ये नहीं पूछना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। जहाँ हम कहेंगे आपको वहां चलना होगा, और वो भी चुपचाप। बोलिए, मंजूर? राघव के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो पूछने लगा, तो तुम हमें डेट पर ले जाना चाहते हो? राघवेंद्र सिंघानिया को डेट पर? सिया ने कहा, अगर आपकी भाषा में इसे डेट कहते हैं तो वही समझ लीजिए। राघव ने कहा, कल हमारी एक मीटिंग है और वो भी सुबह ही। शायद 10 बजे तक वो मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। सिया खुश होकर बोली, ठीक है। लेकिन राघव सिया को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसे बोरिंग और अनरोमांटिक कहा था, जो उसे बहुत अच्छे से याद था, तो उसका बदला तो वो लेगा ही। वो आगे कहने लगा, चलो कल तो हम हमारे गलती के लिए तुम्हारे साथ डेट पर चले जाएंगे, लेकिन जो गलती तुमने की है उसका क्या? सिया पूछी, हमने क्या गलती कर दी? राघव ने कहा, तुमने अभी अभी हमें बोरिंग और अनरोमांटिक कहा है, तो इसका हिसाब तो हमें लेना पड़ेगा ना। सिया की आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई और वो पूछने लगी, कैसा हिसाब लेंगे आप? राघव पहले तो सिया के बहुत करीब आ गया और उसे दीवार से सटा दिया। उसके इर्द गिर्द अपने हाथों का घेरा बना दिया ताकि वो कहीं भाग ना सके। सिया के धड़कन तो राघव के पास आते ही बढ़ने लगे। वो एक टक राघव के आंखों में देखने लगी और राघव भी उसकी आंखों में देखने लगा। राघव उसके होठों के बहुत करीब आ गया। राघव की सांसों को अब सिया अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बना ली। राघव को हमेशा से ही सिया को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। वो बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? सिया ने अपनी आंखें खोलकर राघव के चेहरे को निहारने लगी। राघव उसके आंखों के आगे चुटकी बजाकर कहने लगा, क्या देख रही हो? सिया थोड़े जेब गई और राघव आगे कहने लगा, निहार लो, जितना चाहे उतना निहार लो, तुम्हारे ही पति है। ये सुनकर सिया शर्मा गई, लेकिन अपनी शर्माहट को वो छुपाते हुए कहने लगी, आपको कौन निहारेगा? हमने पहले ही कहा है, खुद को ऋतिक रोशन समझने की जरूरत नहीं है। राघव ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें हमारे लिए एक गाना गाना पड़ेगा। सिया ने पूछा, गाना? राघव ने कहा, हाँ, हमें भी देखना है कि तुम्हें क्या बयां करना है। सिया थोड़ा हैरान थी, लेकिन बाद में वो मान गई। वो जाकर बेड पर आराम से बैठ गई, ये सोचते हुए कि राघव को कौन सा गाना सुनाए। राघव आकर उसके गोद में सर रखकर सो गया। तो सिया ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? आपने तो कहा है कि गाना सुनेंगे, लेकिन आप तो सो रहे हैं और वो भी हमारे गोद में। राघव ने कहा, तुम्हें तो गाना सुनानी है ना, तो सुनाओ, हम कहाँ तुम्हें रोक रहे हैं। सिया ने ये सुनकर अपना मुंह बना लिया। उसने अपना गाना चुन लिया था, लता मंगेशकर का गाना लग जा गले वाला। सिया के गाने को सुनते हुए राघव कब सो गया उससे ही पता नहीं चला। सिया ने जब राघव को गहरी नींद में सोते हुए देखा
तो उसने भी उसे नहीं उठाया और वो बस उसे देखते हुए ऐसे ही बैठ गई और शाम जो आन्या ने उससे सवाल पूछा उसके बारे में सोच रही थी। आन्या ने पूछा था, सिया तुम्हें राघव से कब प्यार हुआ? सिया मन ही मन ये सवाल को दोहराते हुए कहने लगी, प्यार? हाँ, हो गया है इनसे प्यार। अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं कैसे, पर झगड़ा करते करते इनसे प्यार हो गया है। सच में जब तक दिन में एक बार इनसे बहस ना कर ले तो हमारा दिन तो शुरू ही नहीं होता, और जब तक इनके धड़कनों को सुनते हुए सो ना जाए हमारी तो दिन ही खत्म नहीं होते। लेकिन राघव सर के लिए ये बस एक समझौते का रिश्ता है और हम इसमें प्यार नहीं लाना चाहते। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें प्यार हो जाएगा, और वो भी राघव सर से। शायद राघव नाम से हमारा कोई पुराना रिश्ता है या फिर पूर्व जन्म का रिश्ता। एक राघव ने हमारी जान बचाई थी और दूसरे ने हमारी जिंदगी। अगर ये उस दिन कुणाल के सामने हमें गले नहीं लगाया होता तो शायद आज हम कुणाल से शादी कर रहे होते। सिया बस इसी तरह की बातें सोचते हुए राघव के चेहरे को निहारते हुए बैठे बैठे ही सो गई। सुबह जब राघव की आंख खुली तो उसके सामने सिया का चेहरा था। उसने देखा कि सिया बैठे ही सो गई और वो सिया के गोद में आराम से सोया हुआ था। राघव खुद से कहने लगा, इस लड़की ने हमें उठाया क्यों नहीं, पागल हो गई है। राघव ने धीरे से सिया को बेड पर लेटाया। सिया को ऐसे बेड पर लेटाते ही वो एक छोटी सी बच्ची की तरह सिकुड़कर सो गई। राघव सिया के चेहरे को प्यार से निहारने लगा और फिर उसे कुछ देर बाद याद आया कि उसे एक मीटिंग है, इसीलिए वो जल्दी से फ्रेश होने चला गया। जैसे कि राघव ने कहा है कि उसकी सुबह ही एक जरूरी मीटिंग थी, वो असल में विदेश के क्लाइंट्स के साथ थी। वो विदेश के क्लाइंट्स उसके साथ मीटिंग करने के लिए खास तौर पर विदेश से राघव के लिए आ रहे थे और उनकी आज ही वापस जाने की फ्लाइट भी थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि मीटिंग सुबह ही रखते हैं और 10 बजे तक मीटिंग खत्म कर लेते हैं। राघव जल्दी से रेडी हुआ और उसने सिया के लिए एक नोट लिखकर ऑफिस के लिए निकल गया। सिया की जब आंखें खुली तो राघव कमरे में नहीं था। उसके पास एक नोट था जिसे सिया ने पढ़ा तो उसे पता चला कि राघव ऑफिस चला गया। सिया ने टाइम देखा तो 7:30 बज गए थे। सिया मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, हम इतने देर तक कैसे सोते रहे। सिया जल्दी से उठी और फ्रेश हो गई और नीचे जाकर मंदिर में पूजा कर लिया। उसने महिमा के फोटो के सामने प्रणाम किया और फिर किचन में मारिया आंटी के पास चली गई। उसने देखा कि आन्या मारिया आंटी की मदद कर रही थी नाश्ता बनाने में। आन्या सिया को देखकर कहने लगी, क्या हुआ सिया, आज देर हो गई? सिया ने कहा, हाँ वो हमारी आंखें नहीं खुली। मारिया आंटी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने और आन्या ने मिलकर नाश्ता बना दिया है। सिया ने नाश्ता टेबल पर रखने में मारिया आंटी की मदद की और दादाजी को नाश्ता करने के लिए बुला लिया। आज नाश्ता करने के लिए आदित्य, नीलम और युग भी घर आ गए थे। सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे तो नीलम ने विजय जी से कहा, पापा, युग के लिए हमने एक अच्छी लड़की चुनी है। वो विदेश में डायमंड मर्चेंट है ना, बत्रा, उन्हीं की बेटी है। उसका नाम स्नेहा है, बहुत अच्छी लड़की है। हम कल ही उससे मिले थे। अगर आप कहे तो हम उसे यहाँ पर बुला लें। ये सुनकर युग हैरान ही रह गया। उसे लगा कि उसकी माँ कल क्लब गई, लेकिन ये तो उसी के लिए लड़की ढूंढने में लगी थी। विजय जी नीलम को जवाब देते हुए कहने लगे, तुम्हें युग की शादी की इतनी जल्दी क्यों है नीलम? अभी तुम्हारा एक और बेटा है, सिंघानिया खानदान का बड़ा बेटा, उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। नीलम ने कहा, हाँ पापा, पर राघव ने भी तो शादी की है बिना अर्जुन की परवाह किए। ये बात सिया को अच्छी नहीं लगी थी और ना ही वहां किसी और को। विजय जी ने कहा, कल हमारी यश से बात हो गई है। उसने हमें परसों उदयपुर आने के लिए बोला है। उसने ये भी कहा है कि उसने अर्जुन के लिए एक लड़की देखी है। आरोही के शादी के बाद वो अर्जुन को शादी के लिए मना लेगा। उसके बाद कर लेना युग की शादी। हो सके तो अर्जुन और युग की शादी एक ही दिन कर लेना। ये सुनकर नीलम थोड़ा हैरान हो गई।
वो कहने लगी, पापा ने अर्जुन के लिए लड़की ढूंढी है, लेकिन उन्होंने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। और वैसे भी अर्जुन को तो शादी पसंद नहीं है ना, वो तो नहीं करना चाहता है शादी। आदित्य ने कहा, शादी युग भी नहीं करना चाहता है, लेकिन तुम उसे फोर्स कर रही हो ना। नीलम हकलाते हुए बोलने लगी, वो इसीलिए क्योंकि स्नेहा एक अच्छी लड़की है, बस इसीलिए। आदित्य कहने लगा, तो मौसा जी ने भी अर्जुन के लिए कोई अच्छी लड़की ही देखी होगी, आखिर वो भी नाना जी है अर्जुन की फिक्र उनको भी होगी। नीलम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो चाहती ही नहीं थी अर्जुन की शादी हो, और अगर अर्जुन शादी करे भी तो वो चाहती थी कोई ऐसी लड़की से वो शादी करे जो सिर्फ और सिर्फ नीलम की बात माने। ये सब सुनकर युग ने एक राहत भरी सांस ली और दादाजी को धीरे से थैंक यू कह दिया। सारे लोगों ने नाश्ता किया और अपने कामों में लग गए। सिया आन्या के पास जाकर कहने लगी, आन्या सुन, आज हम बाहर जा रहे हैं, तो रात तक आ जाएंगे, तो ठीक रहेगी ना? आन्या पूछी, तू कहाँ जा रही है? रुद्र बीच में आकर कहने लगा, अरे आन्या जी भूल गए, कल की सजा। आन्या हैरान होकर पूछी, क्या तुमने जीजू को मना लिया? सिया बोली, हाँ, लेकिन उनकी आज एक ज़रूरी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा है कि 10 बजे के बाद वो हमारे साथ बाहर चलेंगे। ये सुनकर रुद्र ने कहा, यस, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, अब हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिया ने कहा, लेकिन रुद्र काम संभाल लेना, क्योंकि हम परसों उदयपुर जा रहे हैं ना। रुद्र ने कहा, आप चिंता मत करिए भाभी, हम सब संभाल लेंगे। सिया रुद्र से बोली, क्या आप हमें ऑफिस ले चलेंगे? रुद्र ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, आप तो ऑर्डर दीजिए भाभी। सिया ने कहा, हम आपको कभी भी ऑर्डर नहीं देंगे, हम बस 5 मिनट में आते हैं, ठीक है? रुद्र ने कहा, ओके। आन्या ने कहा, तू ऐसे जाने वाली है? सिया ने पूछा, क्यों, ऐसे क्यों नहीं जा सकते, क्या हुआ हमें? आन्या ने कहा, अरे जिंदगी में पहली बार डेट पर जा रही है, ऐसा कौन जाता है, थोड़ा सच थोड़ा सबर। सिया ने कहा, हम अपने पति के साथ ही तो डेट पर जा रहे हैं, तो उन्हें इम्प्रेस करने की हमें जरूरत नहीं है। आन्या बोली, डेट पर चाहे पति के साथ जा रही हो या फिर बॉयफ्रेंड के साथ, इम्प्रेस करना तो बनता है। सिया आगे कुछ कहती, रिया, भव्या और आन्या उसे जबरदस्ती कमरे में लेकर गए और उसे तैयार करने लगे। सिया ने राघव ने जो ब्लू साड़ी मॉरिशस से लाई है वो पहन ली। उसने अपने कानों में सिल्वर कलर के बड़े झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों को खुला छोड़कर एक साइड डाला हुआ था, हाथों में ब्लू और सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में चूड़ियां, नाक पर पतली सी नोज रिंग। सिया तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रिया सिया को देखते हुए कहने लगी, भाभी आज तो भैया गए, वो आपको ऐसे देखकर आप में ही खो जाएंगे। आन्या कहने लगी, हाँ यार सिया, और ये साड़ी बहुत अच्छी है तुम पर। 1 मिनट, तूने ये कब खरीदी? सिया थोड़ा झिझकते हुए बोलने लगी, वो राघव सर ने मॉरिशस से लाई है हमारे लिए। आन्या, भव्या और रिया सिया को चिढ़ाते हुए कहने लगे, ओहो क्या बात है। रिया कहने लगी, वैसे भैया की चॉइस बहुत अच्छी है। सिया शर्मा गई और फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। वो रुद्र के साथ ऑफिस चली गई। जब वो पार्किंग लॉट में पहुंची तो सिया को उस दिन जो ऑफिस में हुआ था वो सब याद आ गया। सिया को कार के पास खड़े हुए देखकर रुद्र ने उससे पूछा, भाभी चलिए ना अंदर, आप वहां पर क्यों खड़े हैं? सिया रुद्र से बोलने लगी, आप जाइए, हम सर का यहीं पर इंतजार करेंगे। रुद्र ने पूछा, यहाँ पर पार्किंग लॉट में? लेकिन क्यों भाभी? सिया ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम उन्हें कॉल कर लेते हैं। सिया राघव को फोन करने के लिए उसका नंबर डायल करने ही लगी, लेकिन राघव का ही फोन आ गया। उसने कहा, अरे सर का ही फोन आ रहा है। वो फोन उठाकर कहने लगी, सर हम आपका पार्किंग लॉट में इंतजार कर रहे हैं। राघव ने कहा, पार्किंग लॉट में क्यों, अंदर आ जाओ। सिया ने कहा,
लेकिन आपने तो कहा है कि आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। राघव ने कहा, हाँ तो अभी 10 कहाँ बजे है। सिया ने अपनी घड़ी देखी, वो तो भूल ही गए कि राघव ने 10 बजे कहा था। राघव ने कहा, अभी 10 बजने में आधा घंटा बाकी है, क्या तुम तब तक पार्किंग लॉट में बैठी रहोगी? कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऑफिस में आ जाओ। सिया ने कहा, ऊपर? हम नहीं, हम यहीं ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, आप मीटिंग खत्म कर लीजिए। राघव ने कहा, चुपचाप ऊपर आ जाओ, समझी? इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया। अब सिया के पास कोई चॉइस नहीं था, वो भी रुद्र के साथ ऊपर चली गई। ऊपर लिफ्ट से बाहर आने के बाद रुद्र अपने कैबिन में चला गया। पूरी सेक्रेटरियल टीम ने देखा कि सिया आज रुद्र के साथ आई है, और वो भी सच धज कर। सारे लोग सिया के बारे में ही बातें करने लगे। एक लड़की कहने लगी, इस लड़की को सच में कोई शर्म नहीं है। उस दिन हम लोगों ने इतना सब कुछ कहा, फिर भी आज रुद्र सर के साथ आ गई, और वो भी इस तरह। सच में बहुत बेशर्म है। एक आदमी जो उन फॉरेनर्स के साथ ट्रांसलेटर बनकर आया था, उसने जब सिया को देखा तो सिया के सुंदर चेहरे पर मोहित हो गया। उसने सिया के बारे में बातें भी सुन ली। वो सिया के पास गया और अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहने लगा, हाय, मैं जेम्स, आज जो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है उनका ट्रांसलेटर हूँ। सिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, हाय। जेम्स ने कहा, मैंने सुना ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक अच्छा सा ऑफर है तुम्हारे लिए। सिया को गुस्सा आने लगा ये सब सुनकर। जेम्स आगे कहने लगा, जिस क्लाइंट के पास मैं काम करता हूँ वह बहुत अमीर है। अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें उन लोगों के पास लेकर जाऊंगा, और फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये सुनते ही सिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि पूरा सेक्रेटरियल टीम ही हिल गया। ये थप्पड़ सिया ने उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए जेम्स को मारा था। जेम्स को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मामूली सी सेक्रेटरी हो और एक क्लाइंट के साथ कैसे पेश आते हैं, तुम्हें इतना भी पता नहीं? बेशरम लड़की, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये डील मैं कैंसिल करवा के ही रहूंगा। तो क्या होगा आगे? क्या जेम्स डील कैंसिल करेगा? राघव सिया की बात सुनेगा या फिर वो इस डील के कैंसिल होने के लिए सिया पर गुस्सा दिखाएगा? क्या सेक्रेटरियल टीम में जो बातें हो रही है इस इंसिडेंट के बाद वो और भी बढ़ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। इस वीडियो और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा। अगर ये कहानी आप पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.